हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ एयरपोर्ट प्लानिंग एंड डिजाइन। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो बेसिकली हम लोग एयरपोर्ट के डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह की प्लानिंग या डिजाइनिंग की जाती है। तो अब बात करते हैं कि जब हमारा जो एयरक्राफ्ट है एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो उसके लिए जो है जो सारे प्रोसेस होते हैं उसमें बहुत एक तरह से बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, क्योंकि आपका जो एक एयरक्राफ्ट है वो आपके एयर में किस लोकेशन पे है, कैसे वो टच डाउन करेगा, और उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं एक्सीडेंट के। तो इसलिए इसको पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए पूरा एक सिस्टम होता है, ताकि आपका पूरे जो एयर में आपके जो भी एयरक्राफ्ट्स हैं उसको उसके ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सके। तो बेसिकली इसमें जो इश्यूज आते हैं उसका मेन रीज़न ये है कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो एयर में आपका कभी भी वो स्टैंड नहीं हो सकता, मतलब एक स्टिल नहीं हो सकता, कहीं पे स्टैटिक नहीं हो सकता, वो उसको हमेशा मूव करते रहना पड़ता है। पर एक रेयर केस में आपका ये बोल सकते हैं हेलीकॉप्टर में वैसी सिचुएशन है कि वो आप एक लोकेशन पे उसको स्टैटिकली वो आपको रख सकते हैं, लेकिन जबकि एयरक्राफ्ट को अगर आपको कहीं पे आपको लैंड कराना है, अगर वो आपके पास स्पेस नहीं है तो आपको एयर में ही उसको आपको सर्कलिंग करते रहना पड़ेगा। उसके अलावा सेकेंड रीज़न ये है कि जो एयरक्राफ्ट है उसको एयरपोर्ट में टच डाउन करने के लिए एक प्रॉपर स्लोप के अकॉर्डिंग ही वो मूवमेंट करना पड़ता है, मतलब ग्लाइडिंग स्लोप के थ्रू ही वो आपका एयरपोर्ट के रनवे पे वो पहुंच पाता है, टच डाउन कर पाता है। तो उसमें अगर विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है या फिर वेदर की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से जो है एयरक्राफ्ट है वो टच डाउन नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से देखा जा सके तो इस सिचुएशन में जो है पायलट को पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आपका रनवे कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है, और वो पूरी तरह से कम्युनिकेट करना पड़ता है आपको पायलट को, ग्राउंड जो स्टाफ है उनसे, कि ताकि वो जान सके कि आपका सिचुएशन क्या है, वो सही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है या नहीं। और सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहनी पड़ती है कि आपका जो रनवे है वो खाली है या नहीं। तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको जो फॉलो करना ज़रूरी होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने। तो ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है, जो फिनोमेना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऐसा इसलिए जो है क्योंकि आपका जो एयरपोर्ट का जो एरिया होता है वो वैसे में ही मतलब बहुत लार्ज एरिया में बनाया जाता है, और उस लार्ज एरिया में हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो जो एयरक्राफ्ट है उसको हम लोग हैंडल कर सकें। तो एयरक्राफ्ट को हैंडल करने के लिए जो सारे एयरक्राफ्ट है उसको आपको टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करते रहना पड़ेगा। जो लगभग बिजीएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं हम लोग वो लगभग 1000 एयरक्राफ्ट पर डे वो हैंडल करते हैं। तो इतने सारे एयरक्राफ्ट को एक साथ में हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल होना ज़रूरी है, और उसको पूरा प्रॉपर उसको कम्युनिकेट करके उसको लैंड कराना, टेकअप कराना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट ये वर्क है। तो इसकी वजह से हो रहा है ऐसा कि आपको अगर लिमिटेड रनवे है और उसमें भी आपको बहुत सारे एयरक्राफ्ट को हैंडल करना है, तो उसमें अगर प्रॉपर आप एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएंगे तो इसकी वजह से फ़्लाइट डिले या कैंसिलेशन करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो यूएस ने जो है बहुत सारे कम्युनिकेशन, नेविगेशन या सर्विलेंस जो सिस्टम डेवलप किए हैं, और उसका इस्तेमाल अब धीरे धीरे हर जगह फैल रहा है। और जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी अपना कुछ फिक्स स्पेसिफिक फ़्लाइट रूल्स बनाया है, जिसका जो सारे जो मेंबर नेशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, और जिसके थ्रू जो है पायलट को वो सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही सारा ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसकी वजह से हम लोग एयर में होने वाले किसी तरह के भी एक्सीडेंट के ऑकरेंस को हम लोग पॉसिबिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसकी वजह से जो है इकोनॉमिक और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं एयरक्राफ्ट का। तो एयरक्राफ्ट मतलब एयरपोर्ट में आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को हैंडल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है कि ये जो है एयरक्राफ्ट को गाइड करता है एक आपके जो जहाँ से वो स्टार्ट होता है फिर से आपके डेस्टिनेशन तक, वो भी सेफली, वो भी स्पीडली। इसकी वजह से जो है किसी का एक्सीडेंट नहीं हो पाते, और जिसकी वजह से जो है पैसेंजर्स में भी आपकी कॉन्फिडेंस आती है कि ये आपका जो एयर ट्रैवल है वो सेफ़ है। इसकी वजह से ही जो है डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स है उसके बीच में प्रॉपर गैप रखा जा सकता है, वर्टिकली भी हो, जैसे जो हम लोग एयरक्राफ्ट को सेफली कन्वीनियंटली जो है हम लोग एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक हम लोग ट्रैवल करा पाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ फ़्लाइट रूल्स की। मैंने ये जो फ़्लाइट रूल्स है उसको पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है।
तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि क्या क्या है ये फ़्लाइट रूल्स। तो बेसिकली 2 फ़्लाइट रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं। ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि आपको किस तरह से आपको ये लैंडिंग के लिए या फिर टेक ऑफ के लिए ऑपरेशन कैसे करने हैं उसके लिए। तो इसमें 2 मेजर जो होते हैं वो है इंस्ट्रूमेंटल फ़्लाइट रूल और नेक्स्ट है विजुअल फ़्लाइट रूल। तो इसका अगर मीनिंग की बात की जाए तो विजुअल फ़्लाइट रूल्स मतलब वो हम लोग वो जो सेट ऑफ रूल्स है वो तब प्रिवेल होंगे, जब वो तब इस्तेमाल किए जाएंगे जब आपका वेदर सही हो। मतलब कि जो पायलट है उसके सामने जो है जो भी आपके स्ट्रक्चर्स है, कंपोनेंट है एयरपोर्ट के, या फिर जो भी फीचर्स है, लैंड फीचर्स है, वो प्रॉपरली विजिबल हो। उसके अलावा इमरजेंसी केसेस में या फिर आपको वेदर सही नहीं हो तो या विजिबिलिटी कम हो तो उसके केसेस में हम लोग IFR या मतलब कि इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है कि जो VFR है वो हमारा जो पायलट को सारा इन्फॉर्मेशन पता रहता है कि आपका किस लोकेशन पे वो है और वो कहाँ वो मूव कर रहा है। लेकिन IFR में हम लोग तभी इस्तेमाल करते हैं जब आपका इमरजेंसी कंडीशन हो या फिर VFR का आपका विजुअल भी सही हो सारे फीचर्स, फिर भी अगर आपको संदेह हो या पायलट को कुछ को डाउट हो तो वो आपका वो IFR से वो क्लियर कर लेता है कि वो आप सही स्लोप में जा रहे हैं या नहीं, या सही डिस्टेंस पे आप मेंटेन किया हुआ हैं कि नहीं आपने। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो IFR की कंडीशन में है जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर्सनल के पास। मतलब कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है पायलट को वो पूरा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो दे रहा होता है। तो उसके साथ जो भी एयरक्राफ्ट के साथ जो भी का प्रोसेस हो रहा होता है वो तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास ये होगी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास। जबकि VFR कंडीशन में जो पायलट है वो आपको पूरी तरह से चारों तरफ विजिबल होता है सारी चीज़ें, तो सारी डिसीजन वो पायलट अपने आप से ही लेता है। तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसमें पायलट की होती है। टाइप ऑफ कंट्रोल की बात की जाए तो कंट्रोल जो है ये VFR कंडीशन में पैसिव होता है, और इस पैसिव मतलब कि आप सीधे जो आपको विजुअल फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग आपको चलते हैं। जबकि IFR कंडीशन में विजिबिलिटी क्लियर नहीं होने की वजह से हम लोग पूरे जो है सारे जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं जो डिफरेंट गैजेट्स होते हैं आपके लगे होते हैं आपके एयरक्राफ्ट में, उसके थ्रू हम लोग ये जानते हैं कि आपके एल्टीट्यूड क्या है, आप किस स्लोप में मूव कर रहे हैं, आपके एयरपोर्ट से कितने डिस्टेंस है। आप टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करते रहते हैं आप पूरा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से, ताकि आप अपने लोकेशंस को जान सकें। तो ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल है वो आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ भी आपको कम्युनिकेशन के साथ ही आप इस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो ये 2 फ्लाइट रूल है वो बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं मतलब एयरक्राफ्ट को मूवमेंट करने के दौरान। तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है उसके अलावा कि आप एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर जाना चाहते हैं, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, तो उसके बीच में भी आपके एयरपोर्ट के अलावा कुछ लोकेशंस पर हम लोग डिफरेंट टाइप के जो है ऐसे एड्स प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप जान सकें कि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो सही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उसका। तो इसके लिए बेसिकली जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क के लिए बेसिकली 3 कंपोनेंट है, वो है कंट्रोल सेंटर्स, कंट्रोल टावर्स और फ्लाइट सर्विस सेंटर्स। ठीक है, तो इसके बारे में एक कर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है कंट्रोल सेंटर्स। तो एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको एयरपोर्ट का मूवमेंट करवाना है। ठीक है, तो ये जो सेंटर है उसके पास जो है वो जोग्राफिकल एरिया में डिवाइडेड होता है, और मेनली ये आपका किसी न किसी एयरपोर्ट के आसपास ही होता है ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर। ठीक है, तो ये जो एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स होते हैं जो ARTCC बोलते हैं, उनका जो मेन कंसर्न होता है कि जो सारे ऑपरेशन करना है वो उनको IFR में करना होता है। तो बेसिकली जो एयरपोर्ट के जस्ट बियॉन्ड अगर किसी एयरक्राफ्ट को मूव कर रहा है तो उसको गाइड करना ARTCC का काम होता है। तो ये जो ARTCC एक फिक्स जोन में फिक्स एरिया में डिवाइड होता है जहाँ से उसको सारे कंट्रोल करने पड़ते हैं, वही जो है सारा डिसीजन देता है कि आपको किस एयरक्राफ्ट को किस रूट में मूव करना चाहिए। और जो भी फिक्स आपका रूट है एयरक्राफ्ट का, अगर किसी रीजन से जो एयरक्राफ्ट वो अपना रूट चेंज करना चाहता है तो उसको ARTCC से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो इंडिया में की बात की जाए तो इंडिया में जो ARTCC है वो लोकेटेड है आपके बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता, नागपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, जोधपुर, अहमदाबाद में। और उसके बाद ये नंबर होना चाहिए ARTCC का, वो डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर ऑफ़ एयरक्राफ्ट को हैंडल कर रहा है। तो जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतने नंबर ऑफ़
ARTCC हम लोग को वहाँ पे इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। तो ये जो ARTCC है वो आपके एयरपोर्ट के पास ही होता है, और उस जो आपका एयरपोर्ट के बाद का जो जर्नी होता है उसको कमांड करने के लिए, उसका डायरेक्शन फिक्स करने के लिए, उसका रूट फिक्स करने के लिए हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं। अब बात कर ली जाए कंट्रोल टावर्स की, तो जो है आपने ये बहुत सारे मूवीज़ में देखा होगा, इस तरह के जो कंट्रोल टावर्स हमारे पूरे एयरपोर्ट में एक सिंगल ये कंट्रोल टावर फिक्स किया जाता है, जिसका पर्पस होता है कि जो भी एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं उनको गाइड करना, ताकि वो सेफली लैंड कर सके। तो कंट्रोल टावर जो बेसिकली वहाँ पे किसी ऐसे लोकेशन पे बनाया जाता है जिससे जहाँ से पूरा जो आपका एयरपोर्ट है पूरा आपका पूरी तरह से उसका व्यू मिले, और वहाँ से वो मॉनिटर करता है, डायरेक्शन देता है और सुपरवाइज करता है कि किस तरह से आपको वहाँ पे लैंड करना है। एक्चुअली जो ये आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर्स है, जिसको ATCTC बोलते हैं शॉर्ट में, तो उसकी एक फ़िक्स रेंज होती है जो कि 40 किलोमीटर होती है, और ये 40 किलोमीटर के अंदर जो भी आपके एयरक्राफ्ट आपका फ्लाई कर रहे हैं वो इसको कमांड देती है कि आप किस तरह से यहाँ पे पहुँच सकते हैं, किस तरह से आप वहाँ पे लैंडिंग करके आप लैंडिंग कर सकते हैं। और लैंडिंग करने के बाद भी जो है आपका फर्दर आपको किस तरह कौन सा टैक्सीवे लेना है वो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। साथ में जो जो आप जिस एयरपोर्ट पर वो जो एयरक्राफ्ट लैंड करने वाला है उसका टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, ये सारी जानकारी आपको ये ATCT प्रोवाइड करता है। तो ये ATCT ही है जो कि जो हेवी ट्रैफिक होने पर, हायर ट्रैफिक होने पर ये बोलता है कि एयरक्राफ्ट को कभी लैंड नहीं कर सकते, और आपको उस हाइट किसी फिक्स हाइट पर आपको सर्कलिंग करना पड़ेगा। तो मतलब कि लगभग 2 एयरक्राफ्ट के बीच लगभग 300 मीटर का सेपरेशन रखना पड़ता है, वर्टिकल सेपरेशन। ठीक है, तो अगर आपके पास स्पेस नहीं है लैंडिंग करने के लिए, तो इस तरह यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं कि आपको जो एयरपोर्ट है वहाँ पे एयरक्राफ्ट को हर 300 मीटर पर फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इसी हाइट पर आपको इसी एलिवेशन पे आपको सर्कलिंग करना है आपके एयरपोर्ट के आसपास। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारा डिसीजन है वो कंट्रोल सेंटर लेता है। ठीक है, और कंट्रोल सेंटर जब ये कम्युनिकेट करता है ATCT से, तो ATCT बताता है कि आपका ये रनवे खाली हो चुका है, तो आप भेज सकते हैं एयरक्राफ्ट। तो उसके अकॉर्डिंग जो कंट्रोल सेंटर वो जो एयरक्राफ्ट का जो ऑपरेशंस है उसका जो डिसीजन है वो ATCT को ट्रांसफ़र कर देता है। तो यहाँ पे ATCT को ट्रांसफ़र होने के बाद वो लैंडिंग का ऑपरेशन करवा सकता है ATCT। तो ATCT मेनली है आपके एयरपोर्ट के आसपास जो 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वहाँ से आपके एयरक्राफ्ट को लेकर लैंडिंग करवाने का ऑपरेशन करवाता है और टेक ऑफ करवाने का ऑपरेशन करवाता है। और वहाँ से जो है अगर एयरक्राफ्ट को किस रूट में जाना है, किस हाइट पे मूव करना है, वो सारा काम करता है ARTCC। उसके अलावा ये तो आपका एयरपोर्ट के रीजन की बात हो गई, लेकिन जब बात करते हैं कि वैसे स्टेशन जो आपके दो एयरपोर्ट के बीच में हैं, तो वहाँ पे आपको ARTCC और एयरक्राफ्ट के बीच में जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना होता है रूट के बीच में, तो उसके लिए काम करता है आपका ये फ़्लाइट सर्विस स्टेशन। ठीक है, तो फ़्लाइट सर्विस स्टेशन जो है आपका ये यहाँ पे ARTCC और फ्लाइट मतलब एयरक्राफ्ट के बीच में इन रूट जो कम्युनिकेशन है, वेदर सिचुएशन है, नेविगेशनल एड्स है, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है कि कैसे आपको मूवमेंट करनी है, क्या कौन सी प्रॉब्लम आ चुकी है या फिर कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है। आपको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन, कोई सजेशन और साथ साथ में वार्निंग भी ये देता रहता है आपको एयरक्राफ्ट को। तो ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से आपका मेजर 3 सेंटर्स हैं जो कि आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम करते हैं। लेकिन जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने का काम करते हैं, तो इसका जो इन्फॉर्मेशन है कि एयरक्राफ्ट किस लोकेशन पे है, किस स्लोप से वो फ्लाई कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, लैंडिंग कर रहा है, और मतलब कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है एयरक्राफ्ट की, तो ये सब जो है सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर एक एड्स के थ्रू ली जाती है। तो ये एड्स क्या है, क्या इक्विपमेंट कैसे हैं, उसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आपका जो ये सारे जो एड्स है, सारे इक्विपमेंट्स है, उसको हम लोग 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है इन रूट एड्स, जो कि रूट के दौरान होते हैं, मतलब कि रूट पाथवे में होते हैं, और लैंडिंग एड्स और टर्मिनल एड्स, मतलब कि लैंडिंग के लिए जो होते हैं। तो मेनली ये भी यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन रूट एड्स की। तो इन रूट एड्स में आते हैं आपके एयर रूट सर्वेलेंस रडार, एयर टू ग्राउंड कम्युनिकेशन, एयरवे बीकन, डायरेक्शन फाइंडर, डिस्टेंस मेजरमेंट इक्विपमेंट,
लो मीडियम फ्रिक्वेंसी रेडियो रेंज, मार्कर बेकन, टैक्टिकल एयर नेविगेशन और वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेंज। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, डिफरेंट अप्लायंसेस हैं, एड्स हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग एयरक्राफ्ट की जो लोकेशंस है या बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशंस है उसको कलेक्ट करते हैं और उसको सेंड करते हैं। एयर रूट सर्वेलेंस रडार जो है, जो कि एक इक्विपमेंट है, जो कि इसका पर्पस होता है ताकि वो डिटेक्ट कर सके कि आपका जो आसपास जो है एयरक्राफ्ट का लोकेशन क्या है। तो ये जो बेसिकली रडार है उसका पर्पस होता है कि रेडियो वेव्स के थ्रू ये डिटेक्ट करना है कि एयरक्राफ्ट का लोकेशन कैसा है। तो ये एक्चुअली इस रडार से हम लोग 200 से 500 किलोमीटर तक के एरिया में, रेडियस के एरिया में हम लोग जान सकते हैं कि कौन कौन से जो एयरक्राफ्ट है कहाँ कहाँ से मूव कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली ये इससे जो है किस तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है एयरक्राफ्ट को। बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हैं ARTCC वाले कि वो जो जान पाते हैं कि आपका किस एरिया से किस लोकेशन पे कौन सा एयरक्राफ्ट वहाँ से टेकअप मतलब फ्लाई कर रहा है। तो इससे आप जान सकते हैं कि वो सही पाथ पे है या नहीं, किसी ही रूट पे है या नहीं। तो इसके सेफ्टी इंश्योर करने के लिए इस तरह के एयर रूट सर्विलेंस रडार दिए जाते हैं ताकि आप चेक कर सकें कि आपका जो एयरक्राफ्ट है किस लोकेशन से पास कर चुका है, किस लोकेशन पे अभी है। ठीक है, उसके अलावा एयर टू ग्राउंड कम्युनिकेशन के लिए हम लोग कुछ मतलब रेडियो वेव्स रिलीज करते हैं। तो ये भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना ज़रूरी होता है ताकि आप लोग जो भी एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर है और फैसिलिटी आपके जो FSS है उसके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश की जा सके। तो ये सारी एड्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है एयरवे बेकन। तो एयरवे बेकन का इस्तेमाल किया जाता था पास्ट में, जिसका पर्पस होता था कि कोई भी एयरक्राफ्ट अगर मूव कर रहा है तो वो जान सके कि वो सही रूट में है या नहीं। तो ये लगभग 440 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इस तरह का टावर बनाकर वहाँ बेकन मतलब कि लाइट की सिस्टम वहाँ पर प्रोवाइड की जाती थी ताकि वो जान सके कि आप सही रूट में है या नहीं। लेकिन अब जो है बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो इस तरह की एड्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हाई राइज बिल्डिंग्स पर, हिल्स पर या फिर किसी तरह के ब्रिज के पीक पर इस तरह की अभी भी लाइट्स प्रोवाइड की जाती है ताकि एयरक्राफ्ट को पता चल सके कि वो किस लोकेशन पे पहुंचा है और वो इस तरह के हिल से या फिर हाइट वाले जगहों से बच सके। उसके अलावा डायरेक्शन फाइंडर एक इक्विपमेंट है जो भी एड्स है जो प्रोवाइड की जाती है ताकि वो एयरक्राफ्ट है वो में जो पायलट है वो जान सके कि वो सही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है या नहीं। तो उसमें 2 तरह के आपके एड्स आते हैं जो कि है ऑटोमेटिक डायरेक्शन फाइंडर और सेकेंड है रेडियो डायरेक्शन फाइंडर। ऑटोमेटिक डायरेक्शन फाइंडर ये मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है जो कि जिसके पास एंटीना होता है वो कंटिन्यूअसली पॉइंटेड होता है जिस डायरेक्शन से आपका रेडियो ट्रांसमिशन आ रहा है। तो इसमें किसी का एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि रेडियो डायरेक्शन फाइंडर वो ये इस तरह का इक्विपमेंट है जो कि पायलट के हाथ में होता है और पायलट जो है उसको मूवमेंट करवाता है। तो अगर उस रेडियो डायरेक्शन फाइंडर से आपको हाई पिच टोन सुनाई दे रही है इसका मतलब कि आप सही रूट में हैं। अगर आपको कोई पिच टोन सुनाई नहीं दे रही, कोई टोन मतलब आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, मतलब कि नल है, ब्लैंक है, तो इसका मतलब कि आप रूट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट एड्स है जिसके थ्रू जो पायलट है वो जान पाता है कि वो सही रूट में है या नहीं है। अगर सही रूट में नहीं है तो वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है सही रूट की तरफ। तो इसकी बहुत सारे बेनिफिट्स है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस मेजरमेंट इक्विपमेंट की। तो डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट जो है वो भी बहुत लोकेशन पे इंस्टॉल किया जाता है, एयरपोर्ट्स पे या फिर VOR स्टेशन पर। VOR स्टेशन मतलब कि वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ओमनी रेंज रेडियो वेव जो रिलीज करते हैं, जिस स्टेशन से रिलीज किया जाता है ताकि आप जान सकें कि आप किस सही डायरेक्शन में है या नहीं। तो उस स्टेशन के पास ये डिस्टेंस मेजरमेंट इक्विपमेंट भी प्रोवाइड की जाती है ताकि जो है ARTCC को भी और पायलट को भी पता चल सके कि आप वो जो है किस लोकेशन से, किसी फिक्स लोकेशन से वो कितने डिस्टेंस पे है, कितने हाइट पे है, कितने डिस्टेंस पर है। तो इस तरह का डिस्टेंस मेजरमेंट इक्विपमेंट जो है पाथवे के दौरान ये प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो पायलट भी जान सके। नेक्स्ट एड है लो मीडियम फ्रिक्वेंसी रेडियो रेंज जो कि अर्ली 30s में इन्वेंट किया गया था और बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज हुआ था उस समय नेविगेशनल एड के रूप में। इसमें एक्चुअली है कि ये 4 डायरेक्शन में ये रेडियो बीम रिलीज करते हैं और जिसकी वजह से जो है जो एयरपोर्ट या फिर पायलट जो है वो जान पाता है कि आपका वो सही पाथ में है या नहीं है। तो वो अगर जो साउंड है वो अगर
क्लियर सुन रहा है, मतलब कि वो सही रूट में है। अगर वो डॉस डैट सिग्नल्स वो सुन रहा है पायलट, तो मतलब कि वो सही रूट पे नहीं है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज है कि उसकी इस एड्स के थ्रू आपको पायलट को एयरक्राफ्ट को सही रूट में लेके आना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और उसके अलावा किसी तरह का आपका थंडर स्टॉर्म या फिर किसी तरह का बैड वेदर कंडीशन है, तो उस कंडीशन में इस तरह का सिग्नल को रिसीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये लगभग ऑब्सोल्यूट हो चुका है इस तरह के जो एड्स हैं। नेक्स्ट है मार्कर बेकन। तो एक्चुअली अगर आप किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन मूव कर रहे हैं, तो होता ये है कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के बीच आपको आपकी पोजीशन क्या है वो जानने के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ एड्स होना चाहिए। तो इसमें ये प्रोवाइड की जाती है मार्कर बेकन। एक्चुअली अगर आप पटना से दिल्ली मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पटना से दिल्ली आपको मूवमेंट करना है, तो आप अभी कहाँ पे हैं, इलाहाबाद में हैं, कानपुर में हैं, लखनऊ में हैं, किस लोकेशन पे है, तो वो जानने के लिए हम लोग मार्कर बेकन का इस्तेमाल करते हैं। तो मार्कर बेकन एक्चुअली एक रेडियो ट्रांसमिशन होता है जो कि एक कोडेड सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो कोडेड सिग्नल वो रिलीज करता है, तो जैसे आपका एयरक्राफ्ट उस मार्कर बेकन के आसपास से पास करता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका मार्कर बेकन है, तो इस तरह से ये कोड रिलीज करता है ऊपर की तरफ। तो अगर जो भी एयरक्राफ्ट है जो वहाँ से जैसे पास करेगा, तो वो आपका सिग्नल वो उसको मिलता रहेगा। लेकिन जैसे वो इसके बियॉन्ड जाता है, तो इस रेंज में, इस कोण में उसको कोई सिग्नल में नहीं मिलता। तो ये सारा सिग्नल जिसमें यहाँ पे फेड हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है अचानक से। और जैसे ही वो वहाँ से पास करता है, तो फिर से वो सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब कि जैसे आपका सिग्नल मिलना ख़त्म हो चुका है, इसका मतलब कि आप उस मार्कर बेकन को पास कर चुके हैं, ठीक है। तो ये मार्कर बेकन का हेल्प से ये जो एयरक्राफ्ट है वो जान पाते हैं कि वो किस लोकेशन पे हैं। तो ये एक तरह से इन्वर्टेड कोन होता है जहाँ पे कि आपका रेडियो रेंज ख़त्म हो जाता है कुछ सेकंड के लिए। तो आपके कितने टाइम तक आपका ये जो सिग्नल मिलना बंद हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कि आपका एल्टीट्यूड कितनी है, कितने हाइट पे आप फ्लाई बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है कि ये जो सिस्टम है वो धीरे धीरे एब्सोल्यूट हो रहा है। अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जो कि जेट टाइप के प्रिसाइज मार्कर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका भी सेम पर्पस है कि आपको बता सके कि आप किस लोकेशन पे अवेलेबल हैं। तो ये हर 30 से 40 किलोमीटर के रेंज डिस्टेंस पे ये प्रोवाइड किया जाता है। और जैसे कोई भी एयरक्राफ्ट पास करता है, तो उसे कॉकपिट में उस तरह के ये मार्कर शो होने लगता है कि वो जान पाता है जो पायलट की आपका कि उस आप लोकेशन से आप पास कर चुके हैं। अब तो नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए एडवांस इंस्ट्रूमेंट आने लगे हैं जो कि कॉकपिट के पैनल पर अपने आप शो कर देते हैं कि आप किस लोकेशन से आप पास कर चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आपका जो एड्स है वो है टैक्टिकल एयर नेविगेशन, जो कि यूएस नेवी ने उसको डेवलप किया था अर्ली 50s में, जिसका पर्पस होता है कि हम लोग एयरक्राफ्ट के डिस्टेंस और जो है एजीमुथ को मेजरमेंट कर सके। एजीमुथ मतलब कि आप नॉर्थ से कितने डायरेक्शन पे वो एंगल बना रहा है वो एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो मतलब जैसे होल सर्कल बियरिंग होता है, उस तरह से होल सर्कल बियरिंग और उसका जो हाइट डिस्टेंस है वो मेजरमेंट करता है टैक्टिकल एयर नेविगेशन, जिसको शॉर्ट में टेकन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेंज। तो ये भी एक तरह का एड है जो कि बहुत लोकेशन पर प्रोवाइड किया जाता है, जिसका पर्पस होता है कि ये जो रेडियो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी में रेडियो वेव्स जनरेट करता है, जिससे वो जो है एयरक्राफ्ट अपना सही पाथ में मूवमेंट करता रहता है। तो इसको हम लोग VOR बोलते हैं, मतलब वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ओमनी रेंज। ये स्टेशन से VOR स्टेशन से रिलीज किया जाता है या फिर ये एयरपोर्ट के थ्रू रिलीज किया जाता है। वो 360 डिग्री में ये आप चारों तरफ ये रिलीज किया जाता है। तो इससे हम लोग जान पाते हैं कि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो सही डायरेक्शन में है या नहीं। इससे सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग को ARTCC को मिलती है। ये जो स्टेशन है लगभग 370 किलोमीटर का इसका रेंज होता है, जहाँ तक वो एयरक्राफ्ट की जो प्रेजेंस है उसको मेजरमेंट कर सकती है। तो ये जो स्टेशन है, अगर उसके पास जस्ट बस आपके किस डिस्टेंस मेजरमेंट करने की कैपेबिलिटी है, तो ये VOR DME कहलाता है। अगर जो जस्ट वो डायरेक्शन सो बता रहा है एयरक्राफ्ट को कि आपको किस डायरेक्शन से मूवमेंट करना है, तो सिंपल VOR होता है। अगर उस VOR स्टेशन पे ऐसी कैपेबिलिटी है जो कि डिस्टेंस के अलावा एजीमुथ भी बताए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वोर टैक, मतलब कि उसमें टैकन
सिस्टम भी अगर लगा हुआ हो तो इसको हम लोग बोलेंगे वो टैग। ठीक है, तो इस तरह की जो एड्स प्रोवाइड की जाती है ताकि जो रूट के दौरान जो एयरक्राफ्ट है वो जान सके कि अब वो किस लोकेशन पे है, अब वो सही पाथ में मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, वो किस लोकेशन पहुंच चुका है। ठीक है, तो इन सारे एड्स के थ्रू वो एयरक्राफ्ट अपना सही पाथ को फॉलो कर पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि जब एयरक्राफ्ट किसी एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो कौन से नेविगेशनल एड का इस्तेमाल करते हुए वो लैंड करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।